हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी और आप सब लोग गर्मी से भी बच रहे होंगे बिकॉज गर्मी का मौसम है। तो अपना सभी अच्छे से ध्यान रखना बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे सीटेट की, क्योंकि हम एक दिन सीटेट के PYQ डिस्कस करते हैं, एक दिन हम DSSB का GA का मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो आज बारी है सीटेट की। सीटेट में मैं आपको ना SST सोशल साइंस के PYQ कराऊंगी। जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था उसके हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 31 से लेकर 90 तक, जितने भी 60 क्वेश्चन हैं ट्राई करेंगे उनको सबको एक साथ आज के सेशन में कवर कर लें। जो भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं या कंटेंट वाले सवाल हैं उन सभी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। इससे पहले जितने भी सीटेट के PYQ मैंने कराए हैं आपको, चाहे वो CDP हो, EVS हो, मैथ्स पेडागोजी हो, साइंस हो, ये मैंने आपको कराए हैं, जो कि आपको सीटेट नाम की एक प्लेलिस्ट है उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो फिर हम बिना देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं और उनको पढ़ने में भी टाइम लगता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने असर्शन और रीज़न का सवाल है। कथन क्या इसमें दिया है, ध्यान से सुनिएगा जिससे दोबारा आपको क्वेश्चन ना पढ़ना या सुनना पड़े। कथन कहता है कि 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। जो मराठी बोलते हैं उनको अलग, जो गुजराती बोलते हैं अलग। और ये कब किया गया? 1960 में। इसका कारण क्या यहाँ पर दिया है? 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही लगता है? अब एक बात बताओ, ये इसका जो ये कारण दिया है ये इसका कारण हो ही नहीं सकता। कारण तो तब होता है ना जब इसी समय की घटना हो। ये 1960 की बात है, ये 1966 की तो बाद में हुआ है, तो इसका कारण नहीं हो सकता। ऊपर वाला भले ही इसका कारण एक बार को हो जाए लेकिन नीचे वाला कारण नहीं होगा। तो 31 का आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए और आर इंडिविजुअली सही है, ये भी अपनी बात ठीक कह रहा है और ये भी, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, आर ए का रीज़न नहीं है। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। 1960 में तो बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती में भाषा आधार पर अलग किया गया और 1966 में पंजाब को पंजाब और हरियाणा में। तो ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली बिल्कुल करेक्ट हैं, इसको आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है 32। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत ड्यू टू। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, और ऐसा क्यों है? किस कारण से लद्दाख को हम छोटा तिब्बत या लिटिल तिब्बत भी कहते हैं? तो 32 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। धार्मिक समानता के आधार पर, समान भोजन और भाषाई समानता के आधार पर, ये तीन रीज़न हैं। ठीक है, लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत ड्यू टू रिलीजियस सिमिलैरिटी, सिमिलर क्यूजीन्स और लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी होने के कारण उसको लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। भाषाई समानता है, समान भोजन है और धार्मिक रूप से भी समानताएं हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33। 7वीं शताब्दी के शुरुआत से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? बात है ये आपके 7th सेंचुरी से लेकर, है ना, 7वीं सेंचुरी के शुरुआत से ही लोगों ने किस विचार पर सवाल उठाना, क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया था? तो 33 का फोर्थ आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। सामाजिक विशेष अधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। अगर किसी को सोशली प्रिविलेज मिल रही है तो उसके जन्म के कारण मिल रही है। तो अगर ऐसा होता था उस समय पर तो लोगों ने इस बात पर, ऑफ कोर्स ऐसा हुआ था इसलिए लोगों ने इस बात पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि जन्म के आधार पर अगर समाज में विशेष अधिकार, सोशल प्रिविलेज दी जा रही है तो इस बात का लोग विरोध करने लगे थे या सवाल उठाने लगे थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? पृथ्वी के चारों ओर जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं हम? वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर। अब क्या चीज़ है जो वायु को, है ना, हमारी जो एयर है उसको पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखने में मदद करती है? वो क्या है? तो वो होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ।
तो वो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो वायु को अब उसके चारों ओर रहने देता है। तो ये भी याद रखना, अच्छा सवाल है। 34 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं तो थोड़ा हम चलेंगे आगे, जहाँ पर टाइम देने की ज़रूरत है वहाँ पर टाइम भी देंगे। फिर से आपके पास कथन और कारण से एक सवाल है। कथन है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण क्या बता रहे हैं कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चल रहे थे और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो इनमें से क्या बातें सही हैं और क्या गलत है? 35 का होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, 35 का फर्स्ट। इसका मतलब है ए और आर दोनों सही भी हैं और ये इसका रीज़न भी सही है, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में लगातार निर्माण कार्य चल रहे थे, खास करके आगरा और दिल्ली में। इसलिए उनके शासनकाल के दौरान मुगल जो वास्तुकला रही उसके विभिन्न तत्व संश्लेषण में लाए गए। क्लियर हो गया बात? ये आपको पता ही होगा जो हिस्ट्री से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। अगले पर आ जाते हैं। हमारा सौर परिवार किन खगोलीय पिंडों से बना है? बड़ा अच्छा सवाल है और ये आपको पता भी होना चाहिए। आर सोलर फैमिली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज़। किन खगोलीय पिंडों से जो हमारा सौर परिवार है, सोलर फैमिली है, वो बनी है? तो 36 का थर्ड ऑप्शन देखना, सूर्य से, ग्रह से, उपग्रह से, क्षुद्र ग्रह से और उल्का पिंड। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ या खगोलीय पिंड होते हैं जिनसे पूरा सोलर फैमिली बनती है। उसमें सन आपका आता है, प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आती हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं और मेटेरॉइड्स आते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड इसमें सौर परिवार में आते हैं, याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला है, आपको 2 स्टेटमेंट ए और बी दिए हैं, पढ़ लेते हैं क्या कहता है। ए में कह रहे हैं कि जेम्स मिल ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित की। दूसरा कहता है इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। तो क्या ये दोनों सही है, कोई एक सही है या दोनों गलत हैं, ये आपको बताना है। 37 का थर्ड जो है आपका वो सही उत्तर हो जाएगा। 37 का थर्ड ऑप्शन। ए सही है, बी गलत है। तो बी तो जो गलत है उससे दोबारा पढ़िए मत, आप ए एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि जो जेम्स मिल थे उन्होंने 1817 में, जेम्स मिल ने 1817 में एक बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसको 3 पार्ट्स में पब्लिश किया था। ठीक है, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, इसका कारण क्या है जो अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनते जा रहे हैं? ये आपसे पूछा है रेलवे नेटवर्क के बारे में माउंटेन एरियाज़ पर। तो 38 का आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, 38 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई है ना, तो हमें वेज मिलते चले गए कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पहाड़ी एरियाज़ में भी रेलवे लाइन या रेलवे नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। यही इसका कारण रहा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन 39। इसमें भी 2 स्टेटमेंट है। पहला है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला, और सेकंड स्टेटमेंट है इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो क्या सही है और क्या गलत? तो 39 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें ठीक हैं। 1770 में 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल आई और लगभग 1 करोड़ लोग उसमें मरे। 1 करोड़ लोग, 1770 की बात है। तो इसको ये भी हम कह सकते हैं कि लगभग बंगाल की 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो खत्म हो गई थी। ठीक है, तो ये भी अच्छा सवाल था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करिए। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में यहाँ पर पूछा है। 40th का आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बी, सी और डी करेक्ट है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, ये बेसिन उपोष्ण में स्थित है। ठीक है, उपोष्ण का मतलब होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन। तो जो ये बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये उपोष्ण में है, सब ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएटेड है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मॉनसूनी है। इसकी जलवायु कैसी है? मॉनसूनी।
और बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति भी हैं, टॉपोग्राफी हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं रिलेटेड टू गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे वीडियो को कितनी बार आप देख सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये उपोष्ण में सिचुएटेड है। इसकी क्षेत्र की जलवायु मोस्टली मानसूनी रहती है और बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ भी होती हैं। अगला है क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किस सुधारक ने करी। उस पुस्तक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो ये बुक किसने लिखी है, इसमें से किस सुधारक द्वारा की गई है इसकी रचना। तो 41 का थर्ड ऑप्शन देखना, ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने ये बुक लिखी है स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, याद रखना है इसको क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया है सवाल, रिपीट हो भी सकता है नहीं भी, पर आपको पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। 41 का थर्ड ऑप्शन स्त्री पुरुष तुलना बुक लिखी है ताराबाई शिंदे ने। अगले सवाल पर आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, गेहूं और जौ जैसी फसल उगाने के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पर मिले। गेहूं और जौ उगाने के सबसे पहले जो हमें सोर्स मिले या एविडेंस मिले वो कहाँ पर मिले। तो 42 का थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सबसे पहले जो साक्ष्य एविडेंस मिले गेहूं और जौ फसल उगाने के, ठीक है, वीट एंड बैरली, ये सुलेमान और किरथर हिल्स में मिले। हिल्स कौन से हिल्स में मिले, हिल्स पूछी हैं आपसे। 42 का थर्ड ऑप्शन देखो, सुलेमान और किरथर हिल्स, है ना, सुलेमान और किरथर हिल्स में आपको ये एविडेंस मिले हैं सबसे पहले गेहूं और जौ होने के, सुलेमान और किरथर हिल्स। अगले क्वेश्चन पर आ जाती हूँ 43। यहाँ पर फिर से असर्शन और रीज़न का सवाल है आपके सामने, देखिएगा। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वो अच्छे हैं। और का तर्क क्या दिया है यहाँ पर कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं और उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो क्या होगा 43 का पहला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। तर्क जो दिया है ना इसका रीज़न वो भी बिल्कुल सही दिया है और दोनों बातें सही हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकते हैं जो जिसमें वो अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की मैथमेटिक्स में बहुत ब्रिलियंट है, अच्छी है, तो कहीं ना कहीं उस पर, अब तो खैर ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना नहीं जाता कि लड़कियां मैथ्स में अच्छी होती हैं, माना जाता है लड़कियां आर्ट्स में अच्छी होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो उसको वो करने से रोक सकती है जो वो करना चाहती है, ठीक है। तो यही बात दूसरे स्टेटमेंट में रीज़न में कही भी गई है। कोई भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। मान लीजिए कोई लड़का है जिसको खाना बनाने का बहुत शौक है, लेकिन समाज की जो धारणाएं हैं वो कहीं ना कहीं उसको हो सकता है पुश करे पीछे की ओर कि वो ऐसा ना करे वरना लोग क्या कहेंगे, क्योंकि समाज में धारणा ये है कि पुरुष खाना नहीं बनाते हैं। अब खैर चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो अभी भी काफ़ी समाज में हमारे विद्यमान हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं। बड़ा इजी सा सवाल है। हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में बल्क में कौन सी दो गैसें हैं ये पूछा है। 44 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाकर सबसे ज़्यादा मात्रा में गैसें जो है प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। एक आपकी होगी नाइट्रोजन और एक आपकी होगी ऑक्सीजन, याद रखना दोनों का। 44 का थर्ड आपका हो चुका है। अगले पर आते हैं 45। यहाँ पर फिर से आपके पास दो स्टेटमेंट्स है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। दूसरा है वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। अब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो 45 का आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं था, ये स्टेटमेंट मत पढ़ो आप क्योंकि प्रेरित नहीं था। हाँ, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई, ये ज़रूर याद रख लेना पहला, क्योंकि सही है, ए सही है बी गलत है। वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई 1864 में, यह आप याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो एक स्टेटमेंट यहाँ से याद रखो कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित, ये कि वीडियो या आपको फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम बिल्कुल मीडियम और अच्छी स्पीड से चल रहे हैं आपका, क्योंकि एक रिवीजन कराना है, प्रैक्टिस करानी है, ठीक है।
बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कब आया? 1929 में। अब इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला के लिए शादी की उम्र न्यूनतम कितनी रखी गई? बड़ा अच्छा सवाल है। कब एक्ट आया था ये? 1929 में। 46 का सेकंड ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पुरुष की न्यूनतम आयु 16 वर्ष थी इस एक्ट में, और महिलाओं की थी न्यूनतम वर्ष 16। 18 और 16 ये मेल की है, 18 और 16 फीमेल की है, और ये एक्ट है 1929 का, जिसका नाम है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। तो 18-16 का ये याद रखना नंबर, ठीक है, तब की बात है। अगला सवाल है 47। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं, जिसको हम जूट भी कहते हैं। भारत और बांग्लादेश, पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन करो। पटसन की खेती या वृद्धि के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 47 का आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 47 का सेकंड ऑप्शन ए, बी और डी। ए सही है, बी सही है और डी सही है। ए क्या कह रहा है? ये जो है जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। पटसन की खेती की बात चल रही है, तो ये जलोढ़ मृदा में बहुत अच्छे से विकसित होता है। दूसरा, इसे उच्च तापमान हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। और इसे भारी वर्षा और ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो जूट के बारे में आपने 3 बातें क्या सीखी है? जलोढ़ मृदा में बहुत अच्छी होती है, ठीक है, कि भारी वर्षा की और ह्यूमिडिटी की इसको ज़रूरत होती है, और हाई टेम्परेचर की भी जूट की खेती के लिए ज़रूरत होती है। आई होप आप ये इसके जो चीज़ें हैं पटसन की या जूट के बारे में नहीं भूलेंगे। अगले पर आ जाते हैं। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। तो पवन कैसे बहती है? मतलब एयर के बारे, विंड के बारे में पूछा है बेसिकली आपसे। तो विंड क्या होते हैं? सूखी पत्ती सड़क पे पड़ी है तो उनको उड़ा देती है, हवा चलती है। तो पवन कैसे बहती है? हाउ विंड फ्लो, है ना, ब्लो कैसे करती है, ये आपसे पूछा है। तो 48 का जो है आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति हमेशा होती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई से लो प्रेशर की तरफ जो है हमेशा विंड जो है आपका ब्लो करती है। ये बस याद रखना, हवा कैसे बहती है या पवन कैसे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर, ठीक। अगले पर आते हैं। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्यों? जो टॉरिड जोन है वहाँ पर मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। टॉरिड जोन में, जिसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वो सबसे ज़्यादा हीट को रिसीव करते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये पूछा है। तो 49 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है टॉरिड रीजन्स में, इसलिए ऐसा होता है। जो मिड डे सन होता है दैट इज़ एग्जैक्टली ओवरहेड। कहाँ पर? टॉरिड जोन्स में, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दोपहर का सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है। इस वजह से वो ज़्यादा हीट को रिसीव करता है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। मकसद सिर्फ देखो मेरा इतना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ रिवाइज़ कराना। आपके एग्ज़ाम से पहले 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँ PYQ की फॉर्म में। तो आप बने रहना हमारे साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को, ग्लोब पर रेखा जो खींची गई हैं उनको अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। अब ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं, ये क्यों एग्जिस्ट करती हैं? जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स आपकी होती हैं रेखाएं, ठीक है, ये क्या शो करती हैं? तो 50th का आपका सेकेंड ऑप्शन देखिएगा। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए ये हेल्पफुल होती हैं। पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन को या किसी भी स्थान को ढूंढने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस का यूज़ किया जाता है, इसलिए दे आर एग्जिस्ट, ठीक है, इसलिए वो एग्जिस्ट करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 51। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम HSRA भी कहते हैं, के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब इन चारों में से कोई एक कथन सही नहीं है, बाकी 3 कथन जो होंगे वो सही होंगे रिलेटेड टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको पूरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। 51 का थर्ड ऑप्शन जो है वो इसके बारे में ऑप्शन सही है, लेकिन इसके बारे में गलत है। क्या? कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई? नहीं,
ये बात गलत है, तो इसको दोबारा मत पढ़ो। इसका मतलब ये है कि बाकी के फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। पहली बात ये याद रखना, किसने? भगत सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। कब हुई थी? HSRA की स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला में, और इसके सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या भी करी थी। ये बात भी सही है। तो इसके आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सीख लिए। भगत सिंह जी और उनके साथियों ने मिलकर इसकी स्थापना करी 1928 में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसकी स्थापना हुई, और सैंडर्स एक केस सामने आता है, एक पुलिस अफसर की हत्या हुई थी, इसी के सदस्यों ने वो की थी। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। बढ़ते हैं 52 पर। ठीक है, 52 में फिर से आपको कथन और कारण का सवाल है। कथन क्या कहता है? राजस्व वसूली व्यवस्था माहलवारी बंदोबस्त की शुरुआत, जिसको राजस्व वसूली व्यवस्था को माहलवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं, उसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने करी थी। और कारण क्या दिया है? राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदार को। तो कारण वारण तो ये इसका है नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं दोनों स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है। 52 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन इसका ऑफकोर्स कारण नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते पता चल रहा है। समझना, ध्यान से सुनना। राजस्व की वसूली व्यवस्था, जिसका नाम था माहलवाड़ी बंदोबस्त, उसकी शुरुआत करी थी हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने करी थी? हॉल्ट मैकेंजी। और राजस्व वसूली और कंपनी तक इसको पहुंचाने के लिए जो भी वसूली होती थी, उसकी जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, ना कि ज़मींदार को। तो ये बात भी सही है। माहलवाड़ी बंदोबस्त में वसूली का जो पहुंचाने की जिम्मेदारी थी वो गांव के प्रधान को दी गई थी। तो ये दोनों इंडिविजुअली स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 53। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय की संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सहायता करता है? तो 53 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। A, C और D, A, C और D। संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों का पुनर्चक्रण करना और वस्तुओं का पुनः उपयोग करना। इंग्लिश में एक बार देखें तो रिड्यूसिंग कंजप्शन। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार तो ध्यान से सुनना। इसमें कौन सा स्टेटमेंट में हेल्प करेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में विद रेफरेंस टू प्रेजेंट डे रिसोर्स। इस समय में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? तो कंजप्शन को कम करके, रिसोर्सेज के यूज़ को कम करके, पहला हो गया। ठीक है, फिर सी में क्या कहता है? रिसोर्सेज को रिसाइकिल करके और रीयूज़ करके। तो ए, सी और डी यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर ए, सी और डी करेक्ट हो जाएंगे। खपत को घटा के, पुनर्चक्रण करके और पुनः उपयोग करके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 कहता है पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? पेरिया पूर्णम किसके बारे में? पहली बात तो एक तमिल रचना है या जो भी है, ठीक है। पेरिया पूर्णम तमिल कृति है, और ये किसके बारे में जानकारी देती है? ये जानकारी देती है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, ना तो विद्वानों के, ना सिपाहियों के, ना राजा रानियों के। जो पेरिया पूर्णम तमिल कृति है ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। तो 54 का आपका थर्ड करेक्ट हो गया। आ जाते हैं 55 पर। क्या चीज़ किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है, रिसोर्स बनाती है? क्या चीज़? बड़ा अच्छा सा सवाल है। तो आप किसी भी चीज़ को रिसोर्स कैसे बोल पाते हो? किस कारण से? उसकी किस इम्पोर्टेंस की वजह से? तो 55 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपयोगिता और प्रयोज्यता की वजह से। उसकी उपयोगिता क्या है किसी भी वस्तु की? वो उसे रिसोर्स बनाती है, ठीक है। उसकी उपयोगिता उसको क्या बनाती है? उसकी यूटिलिटी उसको, किसी भी वस्तु को या ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाती है कि उसकी यूजेबिलिटी क्या है ना, यूटिलिटी क्या है। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 56 पर। सवाल है कि प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में
अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियां क्या हैं? अत्यधिक क्योंकि विश्व का धान्यागार कहा जाता है प्रेयरी को, वहाँ पर अत्यधिक गेहूं का उत्पादन भी होता है। तो गेहूं के बहुत ज़्यादा उत्पादन का कारण क्या, परिस्थितियाँ वहाँ कैसी हैं जो गेहूं का अत्यधिक उत्पादन वहाँ पर होता है? तो 56 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बी और सी। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, यही कारण है। प्रेयरी को विश्व का धान्यागार कहते हैं। और यहाँ अत्यधिक गेहूं का उत्पादन का भी कारण यही है कि लोग बहुत मेहनती हैं और यहाँ पर जो वैज्ञानिक विधियाँ हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं कृषि के लिए, खेती के लिए, उनका यूज़ किया जाता रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 57। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? What is the true representative model of our earth? बड़ा अच्छा सा सवाल है। तो ग्लोब जो सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव तरीका है अर्थ का, दैट इज़ ग्लोब। ग्लोब में हम देखते हैं, तो ये आपको आसान सा सवाल था, ठीक है। तो ग्लोब जो है वो जो ट्रू यानी कि सही वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है अर्थ का ग्लोब। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 58। कथन है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा और संगीत भी शामिल हैं, बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। कारण क्या दिया है कि ज़मीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो 58 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों सही है, ए भी सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन ये इसका फोर्स रीज़न नहीं है, इंडिविजुअली सही है, ये इसका कारण नहीं है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। क्या कहा है कि जनजातियों की सांस्कृतिक जो परंपराएं होती हैं उसमें उनकी भाषा और संगीत शामिल होते हैं और वो बहुत समृद्ध और विशिष्ट होते हैं, यूनिक होते हैं। ज़मीन, जंगल, घास के मैदान, पानी, ये इनकी संपत्ति होती है, जिनका उपयोग एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो दोनों बातें करेक्ट हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 59। ये वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इनके द्वारा फैलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ या संचारणीय बीमारियां कहते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगी, वो कम्युनिकेशन, किसी ना किसी तरह का कम्युनिकेशन होगा ना, उसके थ्रू फैलेगी, चाहे वो जल से हो, भोजन से हो, वायु से हो, उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। कथन और कारण से। कथन क्या है? दादा भाई नेहरू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारण क्या है? वो व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। अब देखते हैं कि 60 का सही उत्तर क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन, ए गलत है, आर सही है। ऐसा नहीं है कि दादा भाई नेहरू जी आईएनसी के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, गलत बात है, रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि दादा भाई नेहरू जी व्यवसायी और प्रचारक थे, लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए वहाँ की जो संसद थी, पार्लियामेंट, उसके अध्यक्ष भी सदस्य रहे थे, मेंबर रहे थे। तो ए गलत है और आर बिल्कुल सही है आपका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। कथन कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। प्राइमरी लेवल पर सोशल साइंस इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं। और तर्क क्या दे रहे हैं कि बच्चे के सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है और उसमें भिन्नता विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो क्या बात ठीक है? क्या आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं? 61 का आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। बिल्कुल ए और आर दोनों सही है और रीज़न जो तर्क दिया है वो भी बिल्कुल सही दिया है। प्रारंभिक लेवल पर भी सामाजिक विज्ञान का शिक्षण ज़रूरी है, इससे बच्चे सोशलाइजेशन सीखते हैं, भिन्नता विविधता के प्रति उनमें सम्मान विकसित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर कथन में कहता है कि भारत के गाँव से किसानों की कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। और तर्क क्या दिया है? मॉनसून का अभाव, कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न भी और दोनों स्टेटमेंट भी। ये कर्ज नहीं चुका पाते, मॉनसून के कारण फसल अच्छी नहीं हो पाती, जिससे वो दुखी होते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल सही दोनों स्टेटमेंट हैं और कारण भी बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं 63 पर।
उन तात्कालिक उपायों की पहचान करिए जो महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने और आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 63। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए, सी और डी। क्या उपाय आप कर सकते हो जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिले, नौकरी पाने में सहजता हो, वो भी आत्मनिर्भर बन सके कुल मिला के। तो पहला है बालवाड़ियों का प्रावधान करना, ठीक है। और सी में कहता है व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान किया जाए। और डी कहता है रात की पाली के लिए लाने ले जाने की उन्हें सुविधा दी जाए। तो ये सब पॉसिबल है महिलाओं के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाना। चाइल्ड केयर सेंटर अगर बना दिए जाए, है ना, ऐसा है क्योंकि हमारे देश में खास करके जो बच्चों की जिम्मेदारी है वो माँ ही उठाती हैं, ठीक है। आप सबके परिवार में भी आपने नोटिस किया होगा, ऑफ कोर्स ऑब्जर्व किया होगा। तो अगर चाइल्ड केयर सेंटर्स बना दिए जाएं, व्यावसायिक सुरक्षा दी जाए थोड़ी सी, और रात की शिफ्ट में पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी महिलाओं को दी जाए, क्योंकि सुरक्षा की भी यहाँ पर बात हो रही है, जॉब की भी बात हो रही है ना, सारी चीज़ों को मिलाकर। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ए, सी और डी करेक्ट हो जाएंगे 63 का, ठीक है। 64 पर आते हैं। कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? इंक्वायरी अप्रोच है ना, इंक्वायरी अप्रोच के बारे में कभी कभी हिंदी में कोई वर्ड टफ आ जाते हैं, इंग्लिश में उसको देख लिया करो, समझ आ जाएगा। इंक्वायरी अप्रोच के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 64 का फोर्थ जो है वो सही होगा, ए और बी। ये समस्या को सुलझाने की क्षमता को, ऑफ कोर्स जब आप इंक्वायरी करते हो तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं आप में, उनको एनकरेज करता है, और ये साक्ष्य एकत्रित और मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में भी मदद करती है, इंक्वायरी अप्रोच जो होती है, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। 65, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करो। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की जो कौशल या स्किल्स होने चाहिए, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो 65 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा टू डेवलप एन एबिलिटी टू ड्रॉ मैप, आइडेंटिफाई स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस। तो विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को समझना, अंतर विविधता के लिए आदर, विकसित महाद्वीपों का ज्ञान। नहीं, यहाँ पर अगर हम सामाजिक विज्ञान के पढ़ाने के कौशल पर आधारित उद्देश्य की पहचान करें, है ना, तो नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, ये इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। 65 का आपका सेकेंड ऑप्शन, 65 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 66। यहाँ पर आपसे कहता है कि कथन है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को पढ़ाती हैं वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। जो सामाजिक विज्ञान को बनाते हैं उनमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र आता है। फिर कारण क्या दिया है, इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है, ये रिलेटेड है आपस में, इनमें इंटर रिलेशनशिप है। तो क्या सही है और क्या गलत है 66 का? 66 का आपका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। ये जो इसमें ऑप्शन दिया है सीटेट ने करेक्ट, वो पहला भी दिया है और दूसरा भी। इसका मतलब है दोनों ये इंडिविजुअली तो सही हैं, ठीक है, लेकिन ये इसका कारण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि पहले में क्या कहता है ये सही कारण है इसका, दूसरे में कहता है कारण इसका सही है नहीं है। लेकिन यहाँ पर 66 का जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट सीटेट ने बताए हैं। तो बस आपको सिर्फ इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि क्या ध्यान रखना है, सामाजिक विज्ञान क्या मिलकर बनाते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ठीक, और ये इन आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। बिल्कुल सही बात है इन दोनों, ठीक है, ये याद रखना बस। अगला है क्वेश्चन 67, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। सामाजिक विज्ञान का जब मूल्यांकन करते हैं तो कौन सा प्रश्न उद्देश्य समझने में हेल्प करेगा? तो 67 का सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ए और डी। ये प्रश्न अगर आप रखते हैं तो क्या प्रश्न है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, किन स्किल्स पर एम्फेसाइज किया गया है, और अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। आप बच्चे से
किस को जो है सामाजिक विज्ञान में जो अधिगम करता है बच्चा है उसमें किस लेवल का जो है उसमें एबिलिटी को एक्सपेक्ट उससे कर सकते हैं। समझ आए आप? जब ये मूल्यांकन का सवाल है कि जब मूल्यांकन सामाजिक विज्ञान का होता है तो कौन सा प्रश्न इसके मूल्यांकन का उद्देश्य समझने में हेल्प करेगा, ये सवाल है। तो पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है आपको ये पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग तो आप मूल्यांकन करेंगे। और अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल पर उसकी जो क्या क्या एक्सपेक्ट उससे किया जा सकता है वो पता लगाना। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय या बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है और सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। इसकी वजह क्या है? क्या वजह है ऐसा जो होता है? 68 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी भारत में इंडिपेंडेंट है, इस वजह से वो अपने निर्णय बिना किसी दबाव के ले पाती है। अगला क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो 69 का आपका हो जाएगा फोर्थ। ये विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्य नहीं, अंक आधारित कार्य की वजह से ये जो CCE है ये नहीं होता। इसका मतलब बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। ये मूल्यांकन को शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, बिल्कुल सही बात है। ये विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर आधारित है। ये विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलू का भी आकलन करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंक आधारित मूल्यांकन पर बेस्ड होता है, ये नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन इसमें रिलेटेड टू CCE करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने और फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। क्यों क्यों रखा जाता है ये पूछा है। तो 70 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। A, B और C इसमें सही हैं। A, B और C। वे उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं और निकाल सकते हैं, इसलिए वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन और अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। अस्थायी श्रमिकों को रख के बिल्कुल सही बात है, कम सैलरी देते हैं। और अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम भी करते हैं। ये तीनों बातें जो हैं बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर आपको फिलिंग दी ब्लैंक करना है। एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 71 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस टाइम इलेक्शन का भी दौर है तो उससे रिलेटेड भी अच्छा सवाल है। तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी चाहिए तो उसके लिए जनता का सतर्क और सजग होना ज़रूरी है, जो कि अब जनता हो रही है ना। जनता मुद्दों पर धीरे धीरे बात जनता ने करना शुरू कर दिया है और मुद्दों पर ही बात आप करेंगे तो आपका भी भला है और देश का भी भला है। तो एज अ पर्सन है ना, आप जैसे कि एक देश के आप नागरिक हैं, एज अ सिविलियन ऑफ अ कंट्री आपको सतर्क हमेशा होना चाहिए और सभी देश में क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए और किन पर मुद्दों पर आपको आवाज़ उठानी है, आपको अवेयर रहना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 कहता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका क्या मतलब है? ये मतलब पूछा है आपसे, क्वेश्चन है 72 का आपका हो जाएगा थर्ड। 72 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। A और D सही हैं, A सही है और D। क्वेश्चन दोबारा से सुन लो। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। राज्य जो है धर्म के संबंध में एक सैद्धांतिक दूरी बना के रखते हैं। इसका मतलब क्या है? संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सही बात। और आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, ये बात भी ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर जब ज़रूरत हो तब राज्य धार्मिक मामलों में को नियंत्रित या कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है 73 कथन और कारण से सवाल है। कथन क्या है? खुली पुस्तक परीक्षा, ओपन बुक एग्ज़ाम जो होता है आपका, उसको रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर बेस्ड है। कारण क्या दिया है कि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। तो क्या 73 का सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा, केवल A सही है। ऐसा नहीं है
है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पहले से तैयारी ही ना करें, ये इसका मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो खुली पुस्तक परीक्षा है वो रट के जो बच्चे सीखते थे ना, उससे बच्चों को हटाने के लिए है, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन 74। निम्नलिखित प्रश्न या टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी और असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को हाँ, कोई बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है गरीबी के और असमानता, इनइक्वालिटी के बारे में, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन ये आपको बता रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। 74 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों है कि विलास कारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं, लग्जरी कार्स को और बेगर्स को हम दोनों को एक साथ ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं, ऐसा क्यों है? तो ये गरीबी पर और इनइक्वालिटी पर बच्चे को सोचने पर मजबूर करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सवाल था आपका। 75 पर आ जाओ। कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? विच इज़ इरेलीवेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में जो नहीं होता, डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में जो इरेलीवेंट है वो क्या है, ये आपसे पूछा है, जो ज़रूरी नहीं है, इरेलीवेंट है। तो 75 का पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने के लिए नहीं किया जाता। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 76 एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जा सकता है? ओपनली, खुले रूप से, इंडिपेंडेंटली सोशल साइंस को एक विषय के रूप में आप कौन से लेवल पर इंट्रोड्यूस कराएंगे अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005? तो आपके सोशल साइंस का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड ऑप्शन देखिएगा, अपर प्राइमरी स्टेज पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि स्कूली शिक्षा के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर, अपर प्राइमरी लेवल पर सामाजिक विज्ञान के विषय को आप स्वतंत्र रूप से बुक्स में इंट्रोड्यूस करा सकते हो बच्चों को। अगला क्वेश्चन 77 है। कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? सोर्सेज के बारे में क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सोर्सेज? तो 77 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए और डी। जो सोर्स होते हैं वो अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं और इनमें प्रत्यक्षदर्शियों की ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। जो सोर्सेज होते हैं दे आर मोर कंक्रीट इन नेचर, वो ठोस होते हैं और दे इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ आई विटनेस एंड पर्सनल लेटर्स। तो ये ए और डी यहाँ पर करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? बड़ा अच्छा सवाल है। इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, कौन सा ऐसा सवाल होगा जो मीडिया के बारे में बच्चों को सोचने पे मजबूर करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए मजबूर करेगा या हेल्प करेगा? तो 78 का आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, देखिएगा ए और बी दोनों। पहला है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, और अगर ऐसा कर सकती है तो वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में आप डिस्कशन करवाएं, बिल्कुल सही बात। दूसरा, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों की कतरनों को, कि भैया कोई पर्टिकुलर टॉपिक आया है उसके बारे में अमर उजाला में क्या है, दैनिक जागरण में क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या है, उस जानकारी को बच्चों से इकट्ठा करवाना और फिर जो जानकारी वो लाए हैं उनका एक कंपैरिजन डिस्कशन उसमें करवाना, तुलना करने को कहना। दोनों बातें जो हैं ये बच्चे को सोचने पर के लिए हेल्प करेंगी और मजबूर भी करेंगी कि हाँ, वो सोचेंगे कि ऐसा है तो कैसे है और कैसे कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अगले पर आ जाते हैं 79 पर। किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होगा? ट्री चार्ट, ठीक है, ट्री चार्ट की बात चल रही है, तो कौन से विषय को पढ़ाने के लिए ट्री चार्ट सही रहेगा, ये पूछा है। तो 79 का सेकंड ऑप्शन, एक विशेष काल में, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऐतिहासिक घटनाओं, जैसे युद्ध हुए, क्रांतियाँ हुई या सामाजिक आंदोलन हुए, उनको जब आप क्रम से चित्र के रूप में बताओगे ना, तो वहाँ पर ट्री चार्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले ये वाली घटना हुई, इसमें 2 घटनाएं हुई,
इसके अंदर फिर ये तो एक ट्री टाइप बन जाता है, तो ये बताने में ट्री चार्ट हेल्प कर सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन सा संसाधन या रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? एक आपका क्लासरूम है सोशल साइंस का, उसको आपको इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है, तो इनमें से क्या आप स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं? तो 80 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों को प्रदर्शित करेंगे। तो उसमें सब, जब आप अलग अलग समुदाय से, क्षेत्रों से आए लोगों के बारे में बताओगे तो वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, उसमें हर क्षेत्र के लोग शामिल हो जाएंगे, तो वो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, एक समावेशी रूप में चीज़ें हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पर अगर मैं बढ़ूँ तो अगला है क्वेश्चन नंबर 81। ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों? हाशियाई का मतलब होता है कि जो बच्चे क्या होते हैं, मार्जिनलाइज्ड होते हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में उनको क्या नहीं मिल रही होती है, कहीं किसी चीज़ से वो छूटे रह जाते हैं ना, उस टाइप के। तो यहाँ पर आपका क्या, आप फिर से पढ़ते हैं कि ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियीकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अगर ऐसे छात्र हैं जो अछूत, मतलब अछूत का मतलब ये नहीं कि रंग रूप में, जो किसी भी चीज़ से छूते रह गए हैं, किसी भी चीज़ में पीछे रह गए हैं, आर्थिक सामाजिक किसी भी रूप से, ठीक है, तो जो ऐसे बच्चे हैं वो आपकी क्लास में हैं और इसी टॉपिक पर आपको बताना है, तो आपको किन बातों का ध्यान वहाँ पर रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 81 अच्छा सवाल है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदाय से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर समुदाय का नाम आप ना लें। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभाल के पढ़ाएं और कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं जब आप क्लास में इस बारे में डिस्कस करोगे तो, ठीक है। ए, बी और सी यहाँ पर ऑप्शंस करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर अगर मैं आती हूँ 82 पर, जो कहता है कि निम्न में से कौन सी परियोजना कार्य की विशेषता है? प्रोजेक्ट वर्ग की क्या विशेषता होती है जब प्रोजेक्ट वर्क आप बच्चों को देते हो? सही विकल्प आपको चुनना है। तो 82 का आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। प्रोजेक्ट वर्ग की क्या विशेषता है? ये बच्चों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देता है। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल विकसित करता है। ए और सी तीनों सही हैं, ए और सी सॉरी दोनों सही हैं, ठीक है। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि कुछ कम समझ आया है तो उसको दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि सबके पढ़ने की जो स्पीड या तरीका या मेथड होता है वो अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 83। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य के क्या लाभ है? फील्ड वर्क की बात चल रही है। सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में फील्ड वर्क की क्या एडवांटेज है, ये आपसे पूछा है। तो 83 का आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। देखो, सोशल साइंस ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फील्ड वर्क करवाते हो, बच्चों को चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हो कि ये चीज़ ये है, ये ऐसे होता है, तो वो एक उन्हें फ़र्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है, वो सामने उस चीज़ को जो उन्होंने पढ़ा है, सिर्फ सुना है, उसको देख पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 84। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही चुनाव क्यों होते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, चुनाव का दौर भी है तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी में एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद ही चुनाव क्यों होते हैं, ये पूछा गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, 84 का पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ए, बी और सी। सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है आपने? वो चुनाव के माध्यम से उत्तरदायी, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी, भाई बहुत से दल होते हैं जिससे उनको समान भागीदारी मौका मिले अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। और तीसरा, राजनीतिक वाद विवाद और जनसंवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। इसलिए चुनाव एक निश्चित समय अंतराल पर डेमोक्रेसी में होते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। 85।
आतपन यानी कि इंसोलेशन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इंसोलेशन की बात चल रही है तो उसको पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा, प्रदर्शन। जब भी इंसोलेशन आप पढ़ाओ तो उसको दिखाकर, प्रदर्शित करके, डेमोन्स्ट्रेट करके उसको पढ़ाएंगे तो वो बेस्ट तरीका होगा। 86 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कथन दिया है कि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। ये अनुमान लगाता है कि क्या? तो 86 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही। ये क्या अनुमान लगाता है? ये बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, जो माइनॉरिटीज़ हैं। ये बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से उनको सुरक्षित करता है। ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। तो तीनों बातें ये बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 87। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? जो सिलेबस है आपका सोशल साइंस का, उसके भार को, लोड को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? 3 आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो 87 का आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, ए और बी। तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना, समझने पे ज़्यादा ध्यान देना, रटने पे कम, समझने पे ज़्यादा ध्यान देना, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना, कंसेप्ट की क्लैरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना। तो पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 88 पर आ जाते हैं। दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वो कौन से 2 मौलिक अधिकार हैं? क्या पूछा है? वे कौन से 2 मौलिक अधिकार हैं इनमें से जिनकी मांग पर हाशिए पर स्थित समूह फोर्स कर सकते हैं, बल दे सकते हैं, जिससे उनके साथ भी समानता का गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए? तो 88 का आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, समानता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, ये हो जाएगा 88 का फर्स्ट ऑप्शन, ए और बी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, और दूसरा हो जाएगा आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 89। राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित 2 स्टेटमेंट है। राज्य की शासन की जो कार्य प्रणाली है उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा सही है ये बताना है। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसका क्या उद्देश्य है? ये विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? दूसरा, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते और सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? तो क्या बताया गया है इन स्टेटमेंट्स में, ये आपसे पूछा। 89 का पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ए संकलनात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है और ये तथ्यात्मक। ये तो आपका कंसेप्ट की नॉलेज बता रहा है, ये तो कंसेप्चुअल नॉलेज को, और ये फैक्चुअल नॉलेज को। कैसे कंसेप्ट आप कैसे समझोगे यहाँ से कि प्रेस वार्ता का क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, ठीक है, और ये विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह लगे, तो इनसे कंसेप्ट समझोगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दूसरे में फैक्ट्स की नॉलेज है कि उन्हें क्या बोलते हैं, सीधा फैक्ट पूछा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय किसे जाता है? आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय किसको जाता है? 90th का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी, सी और डी। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को जाता है, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को जाता है, और ऊंच नीच की कम उपस्थिति को जाता है। ठीक है, बी, सी और डी, 90 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। आदिवासी समाज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको यहाँ ये जितने हमने 60 क्वेश्चंस करे हैं SST के, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जिस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसको दोबारा देख लीजिएगा, बिकॉज वीडियो आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिला है। जितना समय देना चाहिए था क्वेश्चन पर हमने उतना ही दिया है।
ठीक है। बाकी अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दोबारा देख लेना। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, खास करके सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एक ही जगह पर हमने वन शॉट में 60 क्वेश्चंस करे हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत कम आएंगे। एग्ज़ाम तक मेरी कोशिश यही है कि ऑल्टरनेट डेज़ पर आपको सीटेट की PYQ में कराती रहूँ, और एक दिन आपको मिलती है DSSB की जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट की क्लास, जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और एक दिन हम सीटेट के PYQ सब करवाती हूँ। उसमें मैं आपको सीटेट और EVS हो, सॉरी CDP हो, EVS हो, पेडागोजी हो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की या सब्जेक्ट्स हो। तो आज के सेशन में फिर मैं इतना ही रखूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे अगली वीडियो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो देख लेना, अदरवाइज जो हर वीडियो आएगी हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और जिसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वो वीडियो आप देख लेना। पहले जो PYQ हुए हैं इसी तरह से हम क्लास करते हैं जैसे आज क्लास हुई है, सीटेट नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर देख लेना। और अगर आप किसी भी सीटेट के ग्रुप में जुड़े हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का लिंक आप वहाँ पर ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अगर वीडियो के एंड तक आप बने हैं तो आई होप डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।